कहते हैं कि नौटंकी की भी कोई सीमा होती है। किसी इंसान के पास कहने को सच कम पड़ जाए तो वो अभिनय सबसे ज़्यादा करता है। कुछ यही हाल इस देश में भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ये चाहते तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 में ला देते, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल नहीं लाए तब तक इन्हें होश नहीं आया कि महिलाओं को आरक्षण भी देना है। फिर उसके बाद 19 में चुनाव जीते, 19, 20, 21, 22, 23 में इन्हें होश आया जब 24 का लोकसभा का चुनाव था और उससे पहले इनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 2026 में जब 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था, उससे ठीक पहले महिलाओं का समर्थन पाने के लिए ये महिला आरक्षण संशोधन बिल ले आए। उसे अगर साफ तौर पर कहें हम तो वो परिसीमन बिल था, कोई आरक्षण बिल नहीं था। उसमें परिसीमन केवल तय करना था और वो परिसीमन बिना जनगणना के नहीं हो सकता है। 2011 में आखिरी बार इस देश में जनगणना हुई थी और उसी जनगणना के आधार पर इस देश में परिसीमन तय हुआ, 543 सीटें बनी। विपक्ष ने उसी लोकसभा में जोर जोर से चिल्ला करके कहा कि जब जनगणना हुई ही नहीं तो नए तरीके से परिसीमन बना कैसे पाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त एक नारा लगाया था कि संसोपा ने बाधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी पिछड़ों की जो हिस्सेदारी है वो 100 में 60% है, लेकिन आज तक किसी भी क्षेत्र में जो ओबीसी है उसको उसका हक अधिकार मुकम्मल मिला ही नहीं। जब इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए तो सबसे पहले पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% मुकम्मल जो हिस्सेदारी थी वो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं पर हुए अपराध में नंबर 1 पर है। हर रोज बेटियों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कटरिया गाजीपुर का जो मामला था, निशा विश्वकर्मा के मामले में सोचिए किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। पूरा का पूरा जनपद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ पीड़ित परिवार से कोई मिलेगा नहीं, मतलब उसके बारे में सच्चाई आप नहीं जान पाएंगे। ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है और ये नारी वंदन, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहते हैं कि नौटंकी की भी कोई सीमा होती है। किसी इंसान के पास कहने को सच कम पड़ जाए तो वो अभिनय सबसे ज़्यादा करता है। कुछ यही हाल इस देश में भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इस देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश के 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसको सहयोगियों की सरकार है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इतनी ज़्यादा नौटंकियां कर रहे हैं कि पूछिए मत। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं या महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, जिसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन लोकसभा में वो संशोधन बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया। और जैसे ही वो महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कितना अजीब लग रहा होगा कि जो सरकार है वो खुदे सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है और जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, महिलाओं के हक और अधिकार का विरोधी है। लेकिन आज इस खबर में हम बताएंगे कि क्या सचमुच जो विपक्ष है वो महिला के आरक्षण का विरोधी है? क्या सचमुच जो विपक्ष है वो महिलाओं का विरोधी है? ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो सचमुच महिलाओं का सम्मान कर रही है, जो नारी वंदन का नाम दिया, सचमुच में ये नारी वंदन कर रहा है, नारी सम्मान की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ों पर आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। दरअसल जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिला आरक्षण लोकसभा में 2023 में ही पास हो गया था, जिसे 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लाया गया था।
2023 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लेकर के आई और कहा कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, उस पर पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ और बेहतरीन तरीके से भारी बहुमत से लोकसभा में वो बिल पास हो गया। कौन बिल? वो महिला आरक्षण का बिल, जो 33% आरक्षण की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर करके कर रहे हैं। उसमें पूरी तरह से विपक्ष ने अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया लोकसभा में। दरअसल जो महिला आरक्षण बिल था 2023 में लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो गया था, वही बिल पिछले दिनों फिर लोकसभा में लाया गया और नाम रखा गया महिला आरक्षण संशोधन बिल। दरअसल वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि वो कहा जाए तो परिसीमन बिल था। उसमें ये तय होना था कि जो सीटें हैं 543 सीट इस देश में है, उसे बढ़ा करके 850 कर दी जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, वो एडजस्ट करने के लिए 850 सीटें करेंगे। जब 543 से बढ़ा करके 850 लोकसभा की सीटें होंगी तो नए तरीके से परिसीमन तय होगा। परिसीमन का मतलब होता है कि किसी भी सीट पर जनसंख्या और उसकी सीमाएं तय करना। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि कहीं भी किसी भी सीट का परिसीमन तय होगा तो उससे पहले ये तय करना होगा कि इस देश की जनसंख्या कितनी है, और उसी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय होते हैं। और इस देश में जनगणना कब हुई थी? 2011 में आखिरी बार इस देश में जनगणना हुई थी, और उसी जनगणना के आधार पर इस देश में परिसीमन तय हुआ, 543 सीटें बनी। विपक्ष ने उसी लोकसभा में जोर जोर से चिल्ला करके कहा कि जब जनगणना हुई ही नहीं तो नए तरीके से परिसीमन बना कैसे पाएंगे। जनगणना हुई नहीं तो ये नया जो महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया है, इसका मतलब क्या है? उसके साथ साथ लंबे समय से जब 33% महिला आरक्षण देने की बात की जा रही है तो ओबीसी के सब कोटे को लेकर के जो लड़ाई रही है ओबीसी समाज की, वो बहुत बड़ी रही है। कहा जाता है कि इस देश में जो ओबीसी है वो 60% है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त एक नारा लगाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी पिछड़ों की जो हिस्सेदारी है वो 100 में 60% है। लेकिन आज तक किसी भी क्षेत्र में जो ओबीसी है उसको उसका हक अधिकार मुकम्मल मिला ही नहीं। जो 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई, उसमें सोचिए कि SC ST का सब कोटा है लेकिन ओबीसी का नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि ओबीसी की आज तक गिनती ही नहीं हो पाई। इनके आरक्षण, इनके हक हिस्सेदारी को लेकर के तमाम जो सरकारें बनी वो केवल हीला हवाली करती रही हैं। सोचिए, सरकार में बैठे लोग घूम घूम करके सड़कों पर विपक्ष के नेताओं का पुतला फूंक रहे हैं। अखिलेश यादव का पुतला फूंका जा रहा है, राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत बड़े महिला विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो आप पता करिएगा, जब इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए तो सबसे पहले पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% मुकम्मल जो हिस्सेदारी थी वो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, संस्थापक थे वो। जिस समाजवादी पार्टी पर इतना बड़ा जो है आरोप लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता घूम घूम करके आरोप लगा रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 33% पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया था।
उससे पहले ठीक से लागू नहीं हो पाया था उत्तर प्रदेश में। जिस विपक्ष को ये कह रहे हैं महिला विरोधी, इसी विपक्ष ने 2023 में महिला आरक्षण बिल जब आया था तो यही विपक्ष ने पूरी तरह से उसका समर्थन किया था। भारी बहुमत से लोकसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण वाला बिल पास हो गया है। उसके बाद ये महिला आरक्षण संशोधन बिल आए जिसमें साफ तौर पर परिसीमन तय होना था। ये जो लोकसभा की 543 सीटें ये बढ़कर के 850 हो जाएंगी और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। SC ST को तो सब कोटा मिल जाएगा, लेकिन 60% संख्या रखने वाला इस देश में जो OBC है उसका क्या होगा? अगर हम सब कोटा तय करेंगे इस देश में, OBC की जब तक गिनती नहीं होगी तब तक सब कोटा कैसे तय होगा? सब कोटा का मतलब होता है कोटे में कोटा। अब जो है सबसे बड़ा मामला यहाँ फंसा था, विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया कि बिना आप जनगणना के ये संशोधन बिल कैसे ला सकते हैं, ये कैसे परिसीमन तय करेंगे जब संख्या पता ही नहीं है, जब जनगणना हुई ही नहीं, तो ये कैसे तय होगा कि किस सीट की सीमाएं और जनसंख्या कितनी रखनी है। इसे लेकर के विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। कहा सबसे पहले जनगणना करिए और उसके बाद आप इस बिल को पास कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष आपके साथ खड़ा। इस देश के लोगों को जो सबसे बड़ा डर है, खास करके OBC समाज के लोगों को, सोचिए इस देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और RSS किस तरफ ले जाना चाहती है। जिस 33% महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, जिस 33% महिला आरक्षण की बात ये कर रहे हैं, अगर ये पास हो गया तो इस देश में OBC की क्या स्थिति होगी? OBC समाज की उन महिलाओं का क्या होगा जो सचमुच वो भी राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में आना चाहती हैं? अगर बिना OBC की गिनती हुए, बिना OBC के सब कोटा दिए, अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो सोचिए उन 33% आरक्षण मिलने के बाद उस 33% सीटों पर कौन लड़ेगा? इस देश में कितनी पिछड़ी जाति की ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरह से राजनीति में आकर के मुख्य धारा में काम कर पा रही हैं। जब OBC को उस 33% में सब कोटा नहीं मिलेगा तो आप साफ तौर पर बताइए कि ये जो महिला बिल है, जो महिला आरक्षण मिल गया अगर, तो देश की सबसे बड़ी आबादी जो OBC की है, उन परिवार की महिलाओं का क्या होगा? कहा जा रहा है कि उन आरक्षण वाली सीटों पर बाहुबल और धनबल पूरी तरह से हावी हो जाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश की सबसे बड़ी आबादी OBC से आने वाली उन तमाम महिलाओं के साथ होगा। जिन महिलाओं को ये अपनी रैलियों में उतार करके, जुलूस में उतार करके नारे लगवा रहे हैं, पुतले फुकवा रहे हैं, उन महिलाओं के बीच जाकर के जब पत्रकार बात कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर महिलाएं, उनको पता ही नहीं है कि है क्या, इस किस आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं। चलिए लोकसभा में जो हुआ वो हुआ। सोचिए लोकसभा में जैसे ये बिल पास नहीं हुआ, लोकसभा से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं, उनकी सहयोगी पार्टियों की जो महिला सांसद हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर के बाहर प्रदर्शन करने लगी। लोगों ने कहा ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग इसलिए था कि इस देश में 5 राज्यों में चुनाव थे। 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल लाकर के 24 में भुनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की थी। इनकी पार्टी के नेता 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों पर चढ़ चढ़ करके क्या बोलते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रहे हैं। मतलब महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव था, ठीक उससे पहले ही ये फिर लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल ले आए,
जैसे ही वो बिल पास नहीं हुआ, इनकी महिला सांसद बाहर निकली और आकर के तख्तियां लहराने लगी। यानी पहले से ही पूरी प्लानिंग तैयार थी, पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, और बाहर आकर के तख्तियां लहराते हुए प्रदर्शन करने लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। यानी फिर वो उस पर राजनीति अपनी सेट करना चाहते थे, और किया भी। 5 राज्यों में चुनाव था, खूब नाटक नौटंकियाँ चली, खूब धरना प्रदर्शन चला, और एक संदेश देने की कोशिश महिलाओं में की गई कि ये जो पार्टियां हैं, यानी जो विपक्ष है, वो महिला विरोधी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैदल यात्रा निकाली, पैदल मार्च निकाल दिया। इन्होंने महिलाओं के साथ पैदल मार्च निकाले और ये बताने की कोशिश की कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और किस तरह से महिला आरक्षण का ये विरोध कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष पर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लाए गए इस महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अपनी सहमति जता दें। एक तरह से कहा जाए तो उन्हें इसलिए प्रेशर में रखा गया कि वो इस बात के डर से कि महिलाओं के बीच गलत संदेश न चला जाए, उससे डर करके ये महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अपनी सहमति जता दें, और अपने तरीके से जो उनका प्री प्लान था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उस एजेंडे पर पूरी तरह से ये कामयाब हो जाए। लेकिन विपक्ष ने इस बात को पूरी तरह से भांप लिया था कि इस देश की महिलाओं का सबसे बड़ा अगर नुकसान होना है तो इसी महिला आरक्षण संशोधन बिल से हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इस देश के लोग कह रहे हैं कि 60% की आबादी रखने वाला ओबीसी, उस वर्ग की महिलाओं का क्या होगा जब उन्हें आरक्षण मिलेगा ही नहीं तो वो किस तरह से राजनीति में अपनी भागीदारी पूरी तरह से दे पाएंगे, कैसे उन्हें अपना हक और हिस्सा मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से ये बताने में लगा हुआ है, लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी केवल ये बताने में लगी हुई है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। खास करके ये महिलाओं को अपने पक्ष में समर्थन चाहते हैं। 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। ये चाहते तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 में ला देते, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल नहीं लाए। तब तक इन्हें होश नहीं आया कि महिलाओं को आरक्षण भी देना है। फिर उसके बाद 19 में चुनाव जीते, 19, 20, 21, 22, 23 में इन्हें होश आया जब 24 का लोकसभा का चुनाव था, और उससे पहले इनकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मतलब जो समर्थन लोगों का इतना ज़्यादा उनके साथ था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। तब इन्हें 23 में याद आया कि महिला आरक्षण की बात करके महिलाओं को अपने पाले में किया जा सकता है। तो 23 में ये जो है महिला आरक्षण बिल लेकर के आए कि 33% महिलाओं को आरक्षण हमने दिया है, और 24 में इनकी क्या दुर्गति हुई वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये दुर्गति देखते हुए ये 2026 में जब 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था, उससे ठीक पहले महिलाओं का समर्थन पाने के लिए ये महिला आरक्षण संशोधन बिल ले आए। उसे अगर साफ तौर पर कहें हम तो वो परिसीमन बिल था, कोई आरक्षण बिल नहीं था। उसमें परिसीमन केवल तय करना था, और वो परिसीमन बिना जनगणना के नहीं हो सकता है। जब तक इस देश में जनगणना नहीं होगी तब तक परिसीमन तय नहीं होगा। लेकिन विपक्ष अभी भी तैयार था कि 543 जो सीटें हैं उसी पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके मंसूबे तो कुछ और हैं। उसके साथ साथ सोचिए, ये 5 राज्यों का चुनाव देखते हुए महिला आरक्षण संशोधन बिल ले आए। ये बिल गिरा तो इनको और भी राजनीति करने का मौका मिल गया। ये बताने में लगे हुए हैं कि ये जो विपक्ष है वो पूरी तरह से महिला विरोधी है। लेकिन ये आज तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला को नहीं बना पाए।
विपक्ष ने यह भी कहा कि आप आज ही बोल दीजिए कि अगला देश का प्रधानमंत्री कोई महिला होगी। उस पर भी ये पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे। इस देश में, प्रदेश में महिलाओं की हालत क्या है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिलचिलाती धूप में महिलाओं के साथ पैदल मार्च करते हैं, ये बताने के लिए कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। इसी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की स्थिति क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं पर हुए अपराध में नंबर 1 पर है। कई रिपोर्टों में हम बता चुके हैं, कई खबरों में हमने बताया। पूरा देश जानता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश महिला अपराध पे नंबर 1 है। हर रोज बेटियों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कटरिया गाजीपुर का जो मामला था, निशा विश्वकर्मा के मामले में सोचिए किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। पूरा का पूरा जनपद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ पीड़ित परिवार से कोई मिलेगा नहीं, मतलब उसके बारे में सच्चाई आप नहीं जान पाएंगे। ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और ये नारी वंदन, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है विधानसभा का। निंदा प्रस्ताव ला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा में, सोचिए। और अपनी पार्टी की तमाम महिला विधायकों और मंत्रियों को आगे करके ये पूरी तरह से विपक्ष को घेरेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण के जो विरोधी हैं वो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है। और ये जो मामला चलना, ये जो नाटक नौटंकी की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का वो राजनीतिक अखाड़ा जो आज कुछ और ही कह रहा है, जिसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह से भारी है, जिसमें से महिलाओं को भ्रम में डाल करके अपने पाले में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही है या विपक्ष अपने जगह पर सही है। क्या सचमुच इस देश में महिलाओं का जो सम्मान है, जो नारी वंदन की बात की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम कर रही है, या फिर सचमुच इन्हें महिलाओं के आरक्षण से, महिलाओं के अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है। और जो विपक्ष है वो महिलाओं के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।